दोस्तों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए रोज़ की तरह अपना इस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है हल करते हैं। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे इस जाब स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को, राजनीति विज्ञान को, हल करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नहीं वाले शब्दों को दोस्तों सर्किल में ज़रूर कर लिया करें या इंडिकेट कर लिया करें। ये प्रश्न जो है, ये नहीं शब्द जो है बहुत भ्रमित कर देता है कभी कभी प्रश्नों में। तो बताना है कि आपको भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। विकल्प दिए गए हैं 4। ऑप्शन नंबर ए है संसदात्मक शासन प्रणाली, बी नंबर मौलिक अधिकार, सी नंबर दोहरी नागरिकता, या डी नंबर लिखित संविधान। तो इसको आपने टिक कर लिया होगा। तो जानते हैं आप कि भारत में संसदात्मक प्रणाली भी है, मौलिक अधिकार भी समाहित हैं और लिखित संविधान भी है भारत का। जो ये विशेषता लिखी है ऑप्शन नंबर सी में, दोहरी नागरिकता, ये अपने देश यानी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ये जो व्यवस्था है दोस्तों, ये अमेरिकी देश में अमेरिका देश के संविधान में प्रचलित है। वहाँ संघ और जो राज्य हैं वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। कहाँ के? तो ये दोहरी नागरिकता जो दोस्तों है ये अमेरिका के नागरिकों को मिली हुई है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है। तो बताना है कि इसका ये किस संविधान में ये भारत के किस संविधान का लक्ष्य है। नंबर 1 है W.H. मॉरिस जोन्स का कथन है ये, बी नंबर है रजनी कोठारी का, सी नंबर ऑस्टिन का है और डी नंबर है सुनील खिलनानी का है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो मित्रों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन का यह कथन है। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है दोस्तों ने कहा है कि भारतीय संविधान पर व्यापक शोध कार्य किया है और इस संबंध में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन 1967 में इन्होंने पुस्तकें भी लिखी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। संसदीय प्रभुता की, सहकारी संघवाद की, या सहयोगवादी लोकतंत्र की, या बुनियादी संरचना की, या प्रत्यायोजित विधान की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुनियादी संरचना के सिद्धांत का इसमें प्रारूपण हुआ या उत्पत्ति हुई थी। अब जान लेते हैं ये क्या था केशवानंद भारती बनाम के जो राज्य था, मामला था। तो जानते हैं कि ये केरल का मामला था, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो मामला था। संविधान की बुनियादी संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति इसी मामले में हुई थी। इस सिद्धांत के अनुसार जो है दोस्तों संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन या उसे नष्ट नहीं कर सकती है। संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जो देख लेते हैं क्या क्या हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, संविधान का संघीय चरित्र,
संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आगे मित्रों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? बताना है आपको कि ये 4 विशेषताएं लिखी हुई हैं और इसमें देखना है कि 1919 का जो अधिनियम बना था उसकी एक इसमें से विशेषता शामिल नहीं है, उसी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। बी नंबर है, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना। सी नंबर है, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। और डी नंबर है, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है विशेषता भारत 1919 का अधिनियम बना था उसकी ये विशेषता नहीं थी, बाकी तीनों ये विशेषताएं शामिल थी। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी? तो ये 2 बार वही प्रश्न लिखा हुआ है, 2 बार नहीं है, वही है, लेकिन उसी की विशेषता फिर पूछ लिया गया है। तो इसमें देखते हैं ए नंबर, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था थी या नहीं थी, ये देखना है। दूसरा है, विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ये देखना है कि नहीं। और सी नंबर है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा जाए बल्कि उसे बढ़ाया भी जाए। या डी नंबर, प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। जो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। ये विशेषता जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के में शामिल नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है अपना अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः देखिए दोस्तों, संविधान में जो है 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई थी, यानी प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो केवल इसमें 8 अनुसूचियां थी। बाद में है जो दोस्तों 1951 में एक 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, फिर 10वीं जोड़ी जाती है 92वें द्वारा दोस्तों, फिर 1985 में 52वें संविधान 52 जोड़ी जाती है और 73वें द्वारा फिर 74वें द्वारा। इस प्रकार से 11-12 अनुसूची इसमें जोड़ दी जाती हैं। आगे प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं? उद्देशिका में क्या प्रावधान है और उनमें से 2 ऑप्शन हमारे सही हैं, इसमें क्या है वो देखना है। तो देखते हैं क्या है सही। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बी नंबर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता है। सी नंबर, हैसियत, चरित्र और अवसरों की समानता। और डी नंबर है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन। इसमें क्या सही है उसका उत्तर जो है देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी ये दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केस में यह निर्णय दिया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? कौन सा ऐसा मामला था, केस था जिसमें यह कहा गया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है या उद्देशिका है, प्रियम्बल है, वो संविधान का भाग नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, केशवानंद भारती केस में, मेनका गांधी केस में, या विशाखा केस में, या बेरूबारी केस में। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी बेरूबारी केस में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, कौन कौन से थे ये देखना है। लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो आप लोग अगर याद होगा तो
शायद यही तीनों वो व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं आपकी सन 1946 में कैबिनेट मिशन स्थापित किया गया था, जिसमें पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। भारतीय संविधान सभा के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति से क्या थे, संबंधित थे। तो आगे प्रश्न फिर देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो है कूट के माध्यम से दोस्तों उसका मिलान करना है और फिर उत्तर देना है। तो चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है आपको देखना है। छठी अनुसूची खष्टम का संबंध किससे है, अष्टम से, और नवम का संबंध किससे है। तो आप लोग जानते हैं चतुर्थ अनुसूची का जो संबंध है राज्यसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन से संबंधित है। फिर खष्टम सूची की बात करते हैं तो उसका जो संबंध है अनुसूचित जात के क्षेत्रों से संबंधित है। 8वीं अनुसूची के संबंध जो है जो जानते होंगे कि ये भाषा से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची का संबंध जो है मित्रों ये 1951 में भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ये सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है अपना, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये बताना है। क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, वेवल योजना के द्वारा, और या जो है माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो बताना है कि किसके द्वारा जो है इसको प्रस्तावित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लगा लिया होगा टिक आपने, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, आप लोग जान लें कि इसमें जो है मित्रों 389 सीटें निश्चित की गई थी, 389 सीटें निश्चित की गई थी, जिसमें 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत से थी, 93 सीटें देसी रियासतों की थी और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था। यानी भारत का संविधान जब लिखा गया था तो उसकी जो प्रस्तावना लिखी गई थी उसमें भारत को किस नाम से जाना गया था या भारत को क्या कहा गया था। तो देखना है ऑप्शन नंबर ए संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, या संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या डी नंबर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपने टिक लगा लिया होगा। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को संविधान में कहा गया था। दोस्तों जब संविधान लागू किया गया था तब उसकी जो प्रस्तावना थी उसमें भारत को है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। बाद में मित्रों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को उसमें समाहित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन किसका है। तो बताना है ऑप्शन नंबर सीले, ए में सीले दिए गए हैं, बी में लिकाक, सी में पॉल जेनेट और डी में ब्लंटसली दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। जो प्रश्न सही इसका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि पॉल जेनेट महोदय थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र का एक भाग बताया है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना प्रश्न, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस या सर्वोत्तम विज्ञान कहा है। तो ये प्रश्न जो बहुत ही आसान है, इसका उत्तर है जो आपने लगा लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरस्तु महोदय ने कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है एक मास्टर साइंस है या सर्वोत्तम विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति, सिविक
और सिविटास से हुई है, ये किस भाषा के शब्द हैं? नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, जो किस भाषा के ये शब्द हैं? जर्मन भाषा के हैं, फ्रांसीसी शब्द हैं, लैटिन शब्द हैं या ग्रीक शब्द हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लैटिन भाषा के ये दोनों शब्द हैं। मित्रों, जो जानते हैं कि नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति जो है सिविक और सिविटास से हुई है, जो लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसका प्रयोग जो है, यानी इन शब्दों का प्रयोग जो है सबसे पहले मित्रों रोम में नागरिकों के लिए किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? अभी देखा हमने कि सिविक और सिविटास का पूछ रहा था, अब पूछ रहा है प्रश्न में कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है पोलिश शब्द से हुई है, लेकिन वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है या फ्रांसीसी शब्द है या लैटिन भाषा का शब्द है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी कि ग्रीक भाषा का ये शब्द है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से ये ए हो जाएगा, यानी कि ग्रीक शब्द है। मित्रों, जान लेते हैं इसके संबंध में और। तो पॉलिटिक्स जो है राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा पोलिश से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है मित्रों क्या होता है? नगर राज्य होता है। ईसा से लगभग 500 वर्ष पहले जो है दोस्तों नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। नगर राज्यों को क्या कहा जाता था? पोलिस के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, या इसमें और थोड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ये अपना रहा, इसको मिलान करना है और बताना है कि इसको कूट के माध्यम से उत्तर देना है, कौन सा इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न ये है हमारा, सूची 1 को 200 मिलान करना है। दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है? मन से, शक्ति से, व्यापार से, ये जानना है। राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? और समाजशास्त्र का संबंध किससे है? तो दर्शन शास्त्र को जानते होंगे दोस्तों आप लोग कि दर्शन शास्त्र का जो संबंध होता है वो हमारे किससे होता है? मन से होता है। और राजनीति शास्त्र का जो संबंध होता है मित्रों जानते होंगे कि आप राजनीति का शास्त्र का संबंध जो होता है वो शक्ति से होता है। अर्थशास्त्र का दोस्तों आप लोग जान गए होंगे अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? अर्थशास्त्र का संबंध जो होता है धन या व्यापार से होता है हमारा। और समाजशास्त्र का संबंध जो है मित्रों स्तर विन्यास से होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अपना अगला प्रश्न। अपना नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। इस प्रश्न में लिखा है कि नागरिक शास्त्र का जो संबंध है वो क्या है? अच्छे नागरिक तैयार करना है, उच्च श्रेणी के नागरिकों को चरित्र बनाना है। ये कथन किसका है? तो इस वाक्य को कहने वाले जो हैं वो हमारे बिनिंग एवं बिनिंग राजनीतिज्ञ हैं या व्यक्ति हैं। तो बिनिंग और बिनिंग ने इस वाक्य को कहा है कि जो नागरिक शास्त्र का जो शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है वो अच्छे नागरिक बनाना और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्रवान बनाना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है? किसने कहा कि नागरिक शास्त्र कम और अधिक मानव ज्ञान की वह शाखा है जो नागरिकों से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? गार्नर ने कहा, एल.डी. व्हाइट ने कहा, ब्राइस ने कहा या गिलक्रास्ट ने कहा? तो इस प्रश्न का आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो ये वाक्य जो है दोस्तों, ये वाक्य जो है हमारा कथन जो है गार्नर महोदय से संबंध रखता है। गार्नर महोदय ने ही राज्य की जो है दोस्तों परिभाषा दी थी और उसमें कहा था कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वो शाखा है नागरिक जो राज्य नागरिकों से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है और दर्शन है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा। यानी पुनतांबे प्रोफेसर जो थे पुनतांबेकर जो थे उन्होंने कहा था कि
नागरिक शास्त्र जो है नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। आगे प्रश्न है नेक्स्ट, राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? यानी राजनीति का जो अध्ययन किया जाता है उसमें सबसे मुख्य विषय क्या होता है? विधि होती है यानी कानून होता है, या शासन होता है, या राजनीतिक शास्त्र होता है, या प्रभुत्व, या राज्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ई, यानी कि राज्य जो होता है राजनीति के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। आगे प्रश्न है दोस्तों, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनैतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियाँ होती हैं? डेविड ईस्टन ने कहा है कि बताना है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था होती है जो राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियों का कार्य करती है। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं, या वितरणात्मक क्षमताएं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड जो होते हैं ये नियामक कार्यविधियाँ होती हैं। आगे प्रश्न हल करते हैं, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? यानी व्यवहार क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, डेविड ईस्टन, लैरी डायमंड, विल किमिल्का, हेनरी किंगफिशर और गुन्नार मिर्डल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेविड ईस्टन जो हैं व्यवहार क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो है रॉबर्ट डाहल और हाइंज यूलो को भी व्यवहारवादी क्रांति में विशेष योगदान करने वाला माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? प्रतिसुधार, बी नंबर वास्तविक क्रांति, तीसरा है पूर्व अध्ययन में संशोधन, चौथा है अपने पूर्व शोध को त्याग देना। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो मित्रों वो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। यानी डी ईस्टन महोदय ने जो प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है वो है अपना वास्तविक क्रांति। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न रहा अपना। अगला प्रश्न है हमारा, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, नंबर ए अरस्तु, बी नंबर लाक, सी नंबर ग्रीन और डी नंबर लास्की हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपना है अरस्तु, यानी ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अरस्तु ने जो है समानता का अर्थ आनुपातिक समानता की अवधारणा के रूप में व्यक्त किया है, जिसका अर्थ होता है समकक्षों के संबंध मध्य समानता। आगे प्रश्न है, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में और फिर डैश डैश करके ये स्थान दिए गए हैं, कहाँ हुआ था ये बताना है। तो इसमें जो अरस्तु का जन्म है वो आप लोग जानते होंगे कि ये जो स्थान है स्टैगिरा नाम से जाना जाता है, यानी कि स्टैगिरा में जो है अरस्तु का जन्म हुआ था। आगे प्रश्न है, निकोमाचुस डैश डैश राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था। जो निकोमाचुस था ये जो था किस राजा के दरबार में एक चिकित्सक था? अमीनदास थर्ड के यहाँ, अलेक्जेंडर के यहाँ, सिराक्यूज के यहाँ या जेनोक्रेटस के यहाँ? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। देखिए ये निकोमाचुस जो थे ये अरस्तु के पिता थे, जो मैसेडोनिया के शासक अमीनदास थर्ड के दरबार में एक चिकित्सक का काम करते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? यानी यह वाक्य किसका है कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? किसने कहा है? प्लेटो ने, चाणक्य ने, सुकरात ने या अरस्तु ने? बताना है इसको।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अरस्तु महोदय ने कहा है कि जो आदमी होता है वो एक राजनीतिक जानवर होता है। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था मानता है और उसे व्यक्ति का पूर्वगामी भी बताता है। यानी कि अरस्तु कहता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले बना हुआ है। अरस्तु आगे फिर क्या कहता है कि मनुष्य जो है एक संभवतः एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा स्क्रीन पर, इसको कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये है हमारा प्रश्न। कथन एक लिखा हुआ है, प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है। प्लेटो का कहना है कि राज्य जो है संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है और जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना तथा बढ़ावा देना होता है। दूसरा जो कारण के रूप में लिखा हुआ है, इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना सरकार का काम है। क्या सही है, ये परीक्षण आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जो हमारा उत्तर होगा वो ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना ये रहा, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा है? कौन सा ऐसा जो राजनीतिज्ञ है या विचारक है जो इसे जो कहता है कि प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है वो राजनीति का नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो बताना है कि इसको इस वाक्य को किसने कहा है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं रूसो, हॉब्स, लॉक और कांट। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी रूसो महोदय ने कहा है कि जो ये रिपब्लिक ग्रंथ है ये राजनीति का नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया एक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना प्रश्न, राजनीतिक अवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? किस पर चर्चा करने वाले? राजनीतिक अव्यवस्था और प्राकृतिक कारणों पर। तो देखना है कि किसने सबसे पहले चर्चा की थी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है कौन सा होगा? तो उत्तर दे दिए होंगे आप, डेमोक्रिटस, सुकरात, अरस्तु या प्लेटो। तो इसका सही उत्तर हमारा अरस्तु हो जाएगा। यानी अरस्तु महोदय जो थे इन्होंने ही सबसे पहले राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा की थी। अरस्तु जो थे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिसने राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और उसके मूल कारणों का उल्लेख किया था। और इनका मानना था कि किसी राज्य विशेष में जो है सामाजिक शक्ति संतुलन में बदलाव ही बगावत है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का जो है हमारा ये लास्ट प्रश्न है मित्रों। वो प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन इस विचारधारा या धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीज़ें प्रदान करती हैं? इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखना है क्या है। प्लेटो हैं, अरस्तु हैं और ये जो सी नंबर नहीं दिख रहा है ये सुकरात लिखा हुआ है, सुकरात है ये दोस्तों ये, और डी नंबर अरस्तु, सेबाइन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा, डी नंबर भी नहीं है इसमें, तो ये है सेबाइन, डी नंबर इसका, ये सेबाइन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो प्लेटो हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर प्लेटो हो जाएगा। यानी प्लेटो ने इस धारणा को स्वीकार किया है कि जो आत्मा है वो पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीज़ें प्रदान करती हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट प्रश्न था दोस्तों हल किया गया और जो है हमारा ये प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा लें तथा ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।